देश के पूर्व वित्त मंत्री, देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। तो सरदार जी किस भूमिका में सबसे ज्यादा असरदार हुए हैं, वित्त मंत्री के रूप में या फिर प्रधानमंत्री के रूप में? आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा। इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो 5 साल तक भारत के वित्त मंत्री और 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की विरासत इन्हीं दो कार्यकालों के जरिए समझी जा सकती है। जहां वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह एक आर्थिक सुधारक के रूप में उभरे, वहीं उनका प्रधानमंत्री का कार्यकाल राजनीतिक खींचतान और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा रहा। वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने भारत को एक वैश्विक पटल पर तक पहुंचाया, लेकिन प्रधानमंत्री रहते हुए उन पर लगातार आरोप लगा कि वो एक कमजोर प्रधानमंत्री है। तो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह बनाम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह में किसका पलड़ा भारी रहा? तो 1991 से 1996 तक वित्त मंत्री रहे मनमोहन सिंह। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 में वित्त मंत्री का पद संभाला था, उस वक्त देश अपनी अंतर्राष्ट्रीय कर्जों की अदायगी में चूकने के कगार पर था और महंगाई और घटते विदेशी मुद्रा भंडार जैसी परेशानियों से जूझ रहा था। दिवालिया होने पर उतारू था एक तरह से। तो आप देखिए, वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह भारत के आर्थिक उदारीकरण के शिल्पकार बने। उन्होंने बड़े स्तर पर सुधार लागू किए और इसमें रुपये का अवमूल्यन, व्यापार का उदारीकरण, सरकारी उद्यमों का निजीकरण और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई पर जोर देना शामिल था। वित्त मंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह ने भारत की अर्थव्यवस्था को बाजार के हिसाब से चलने वाली खुली अर्थव्यवस्था बनाने की कोशिश की और काफी हद तक कामयाब भी हुए। डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के तहत यह सुनिश्चित किया गया कि कारखानों को शुरू करने और उनका विस्तार करने या फिर उपकरणों की आयात के लिए सरकारी मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसी वित्तीय नीतियां बनाई जिनमें पूंजी बाजारों से धन जुटाना आसान हुआ और बिजली, सिविल एविएशन, दूरसंचार, राजमार्ग और बंदरगाहों से लेकर बैंकिंग, बीमा और केबल टेलीविजन जैसे कई क्षेत्रों में निजी निवेश का रास्ता खुल गया। डॉक्टर मनमोहन सिंह की वैश्वीकरण की नीतियों ने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजारों, धन और टेक्नोलॉजी तक पहुंच मिली। वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आयात शुल्क में कमी की, निजी क्षेत्र में की भागीदारी और विदेशी निवेश को प्रोत्साहन किया। उन्होंने लाइसेंस राज को खत्म करने का भी श्रेय दिया जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। माना जाता है कि मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की बदौलत ही भारत में 1990 के दशक में उद्योग तेजी से बढ़े और महंगाई पर लगाम लगाई जा सकी। अर्थव्यवस्था की हालात सुधारने के लिए वित्त मंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह का कार्यकाल को काफी हद तक सफल माना जाता है। हालांकि उनके आलोचकों का यह भी कहना है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो आर्थिक सुधार किए, उनकी वजह से जो आमदनी की असमानता बढ़ी, उसे दूर करने के लिए वो कुछ खास नहीं कर पाए। फिर 2004 से 2014 तक वो प्रधानमंत्री रहे। तो साल 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद जब ये साफ हो गया कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, तो ये तय माना जा रहा था कि तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी देश की अगली प्रधानमंत्री होंगी। लेकिन सोनिया गांधी के विदेशी मूल पर उठे सवालों और विरोध के चलते उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया और इसके बाद मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद के लिए चुना गया। और जिस वक्त मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, उस वक्त भारत की अर्थव्यवस्था पहले ही खुल चुकी थी और तेजी से बढ़ रही थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जीडीपी में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई और भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में उभरा। वित्त मंत्री के तौर पर 90 के दशक की शुरुआत में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जिन आर्थिक सुधारों की नींव रखी थी, प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने उन सुधारों की वकालत करना जारी रखा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना ध्यान लोक कल्याण की नीतियों को लागू करने, मनरेगा और सूचना के अधिकार जैसे विषयों पर केंद्रित किया। प्रधानमंत्री बनने के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह को गठबंधन सरकार के बंधनों में रहते हुए सरकार चलानी पड़ी, क्योंकि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं मिली थी। बाकी आप देखिए दलों के उस पर समर्थन पर निर्भर थी वो। इसका सीधा मतलब ये था कि उन्हें हर वक्त अपने सहयोगी दलों के साथ सहमति बनाकर और उन्हें साथ लेकर चलना जरूरी था। गठबंधन राजनीति के दबाव के चलते डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीएसटी, एफडीआई जैसे मुद्दों पर फैसला लेने के लिए कई चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा। इन जरूरी मुद्दों पर फैसला में देरी होने की वजह से कहा जाने लगा कि उनकी सरकार में पॉलिसी पैरालिसिस, नीतिगत मसलों पर फैसला न ले पाना आ गया है। और मनमोहन सिंह के आलोचक अक्सर उन्हें एक कमजोर प्रधानमंत्री कहते रहे। उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी ये भी कहते हैं
कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास प्रधानमंत्री के तौर पर कोई असली ताकत नहीं थी। उनकी सरकार के सब जरूरी फैसले सोनिया गांधी की मंजूरी के बाद ही लिए जाते थे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी कुर्सी के एक तरह से सबसे ताकतवर इंसान थे और केवल कहने के लिए प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह थे। इस तरह की बातें होती रहती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में डॉक्टर मनमोहन सिंह अपने शांत और कूटनीतिक दृष्टिकोण के लिए जाने जाते थे। उन्होंने रूस, अमेरिका जैसी महाशक्तियों के साथ एशिया के प्रमुख देशों के साथ संबंध मजबूत करने की दिशा में काम किया। गठबंधन के कुछ सहयोगियों के कड़े विरोध के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर काम करते हुए रहे। आखिरकार उसे एक हकीकत बनाने में कामयाब हुए। ये समझौता उनकी विदेश नीति की एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। प्रधानमंत्री के उनके पहले कार्यकाल के अंत में भारत भी दुनिया भरी में फैली आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया था और इसका नतीजा ये हुआ कि देश में महंगाई बढ़ी, रुपया कमजोर होने लगा और विकास की गति थमने लगी। उनकी सरकार पर असरदार फैसले ना ले पाने के आरोप लगे और मनमोहन सिंह का प्रधानमंत्री के रूप में दूसरा कार्यकाल भ्रष्टाचार घोटालों के आरोप से घिरा रहा। 2G स्पेक्ट्रम और कोयला आवंटन से जुड़े कथित घोटालों के आरोपों ने उनकी छवि को नुकसान पहुंचाया। टेक्नोक्रेट या फिर राजनेता। वरिष्ठ पत्रकार विनोद शर्मा के मुताबिक मनमोहन सिंह एक टेक्नोक्रेट थे, राजनेता नहीं थे और वो अपना काम चुपचाप करते थे, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। और विनोद शर्मा कहते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में उनके पास तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की पावर ऑफ अटॉर्नी राव की दी हुई सब शक्तियां थी और मनमोहन सिंह ने नरसिम्हा राव के लिए खुद को जोखिम में डाला और आर्थिक सुधारों की घोषणा से पहले राव को अपना इस्तीफा सौंप दिया ताकि अगर वे नाकामयाब हो जाएं तो नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह पर दोष मर सके। मनमोहन सिंह की आलोचना में अक्सर कहा जाता है कि वो अपने व्यवहार में दृढ़ता नहीं दिखाते थे। विनोद शर्मा कहते हैं कि प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब कोई स्टैंड लेने की जरूरत होती थी तो वो स्टैंड लेते थे। शर्मा कहते हैं कि उन्हें एहसास था कि वो कांग्रेस पार्टी के स्वाभाविक नेता नहीं थे, उन्हें मुख्य रूप से एक अर्थशास्त्री होने के कारण लाया गया था। वे कांग्रेस पार्टी की पसंद बन गए क्योंकि वे पार्टी में किसी भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी नहीं थे। उनकी योग्यता की वजह से ही उन्हें उनकी जरूरत थी। मनमोहन सिंह और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस बात का ध्यान रखते थे कि वे प्रणब मुखर्जी या फिर पी चिदम्बरम या उन जैसे किसी ऐसे फुल टाइम राजनीतिक के साथ टकराव में ना पड़े जो खुद मंत्री या प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखते थे। कांग्रेस की बात करें तो पुराना राजनीतिक दल है। 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। A.O. ह्यूम इसके संस्थापक थे। W.C. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। विनोद शर्मा याद करते हैं कि अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी दिनों में मनमोहन सिंह 2G घोटाले में उनके और पार्टी के खिलाफ चला जाए दुष्प्रचार से परेशान थे। वो कहते हैं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह DMK की दूरसंचार मंत्री ए राजा को बाहर का रास्ता दिखाना चाहते थे। उन्होंने अपना मन बना लिया लेकिन करुणानिधि सहमत नहीं हुए। इससे मनमोहन सिंह को अपनी सरकार की स्थिरता से हाथ धोना पड़ा। वरिष्ठ पत्रकार लेखक राशिद किरदवई ने कहा कि जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री बने उस वक्त वे राजनीति में नौसिखिए थे, लेकिन जब वे प्रधानमंत्री बने तब वे राजनेताओं के बीच राजनेता बन चुके थे। वे कांग्रेस के कई लोगों के षड्यंत्रकारी चरित्रों से वाकिफ थे। साथ ही वे अपनी सीमाओं को भी जानते थे। वे जानते थे कि किन बातों में पढ़ना है और किन बातों में नहीं पढ़ना है। किदवई के मुताबिक 1991 से 1996 के बीच मनमोहन सिंह ने कई राजनीतिक गलतियां की। वो कहते हैं कि मिसाल के तौर पर 1991 में जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया तो उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन नाम की एक निजी ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने का प्रस्ताव रखा। विपक्ष ने इस पर खूब हंगामा किया। सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा पर सोनिया गांधी को नीचा दिखाने के लिए नरसिम्हा राव की एक राजनीतिक चाल थी, लेकिन चूंकि बजट मनमोहन सिंह ने पेश किया इसलिए उन्होंने सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। किदवई कहते हैं कि दूसरी तरफ जब वे प्रधानमंत्री बने तो उनके आसपास अर्जुन सिंह, प्रणब मुखर्जी, शिवराज पाटिल, शरद पवार, नटवर सिंह जैसे लोग थे। इन सभी के पास दशकों का राजनीतिक अनुभव था। हालांकि सिंह ने उन्हें नियंत्रित और अनुशासित किया। किस भूमिका में ज्यादा असरदार हैं? तो सवाल यही है कि क्या मनमोहन सिंह वित्त मंत्री के तौर पर ज्यादा असरदार रहे या प्रधानमंत्री के तौर पर? तो पत्रकार पंकज पचौरी मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल के दौरान उनके मीडिया सलाहकार थे। उनके मुताबिक वित्त मंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह ने जो काम किए उन्हीं की बदौलत वो प्रधानमंत्री बनकर बहुत कुछ कर पाए। पचौरी कहते हैं कि जो वित्त मंत्री के तौर पर नींव रखी गई थी और उसके ऊपर जो इमारत बनी वो प्रधानमंत्री की भूमिका में बनी। वो नींव ठोस है और जो आप देखते हैं कि जो इमारत बनी दुनिया में उसका डंका बज रहा है। इस इमारत के ऊपर उन्हीं खम्भों पर चाहे वो आधार हो, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो या फिर भोजन का अधिकार हो, वो जो खंभे थे उस इमारत के उन्हीं पर दूसरी और तीसरी मंजिल
बनने लगी। और विनोद शर्मा कहते हैं कि वित्त मंत्री के रूप में मनमोहन सिंह एक जानी पहचानी जमीन पर बल्लेबाजी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये उनके लिए कोई नई बात नहीं थी और ये वो कला थी जिसका वे एक अर्थशास्त्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, योजना आयोग के उपाध्यक्ष और आप देखें विश्व बैंक के अधिकारी के रूप में अपने पूरे जीवन में अभ्यास करते थे। और जब वे वित्त मंत्री बने तो उनके पास वह कौशल था। प्रधानमंत्री के रूप में भी राजनीतिक मोर्चे पर बहुत चुस्त नहीं थे। उन्हें इसलिए लाया गया क्योंकि उनकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी। रशीद किदवई कहते हैं कि वे साल 2009 में मनमोहन सिंह को लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का मौका दिया गया था। अकाली ने उन्हें जलंधर से समर्थन देना चाहते थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। किदवई ने कहा कि लेकिन 1999 के लोकसभा चुनाव के तजुर्बे से उन्हें एहसास हुआ कि पार्टी में भीतरघात की वजह से वो चुनाव हार गए थे। भीतरघात करने वाले कई लोग उनके कैबिनेट में सहयोगी थे, इसलिए उन्होंने एक राजनीतिक चेहरा ओढ़ लिया। मैं उन्हें एक राजनेता के रूप में एक बड़ी सफलता के रूप में देखता हूँ, एक नौकरशाह या फिर अर्थशास्त्री से कहीं ज्यादा। वे किसी भी दिन वित्त मंत्री से बेहतर प्रधानमंत्री थे। वे एक नए और बड़े जनादेश के साथ 2009 में वापस आए। यह उनकी राजनीतिक सफलता और प्रधानमंत्री के रूप में सफलता का सबूत है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बताइएगा देश के पूर्व प्रधानमंत्री और देश के पूर्व वित्त मंत्री के बारे में। धन्यवाद।